हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का मैप में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भौतिक विभाजन यानी कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पर्वत या पठार के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। और मध्य प्रदेश के बीचों बीच में कौन सी है? नर्मदा घाटी है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर मालवा का पठार है और उत्तरी भाग पर मध्य भारत का पठार है। और पूर्वी भाग पर बघेलखंड का पठार है और रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार है। तो अब हमने मैप के द्वारा तो जान लिया कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ है। अब हम इसे अच्छे तरीके से बेहतरीन डिटेल में जानते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन इसे 3 भागों में बांटा गया है: मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड को। मध्य उच्च भूमि जिसे पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी आती है। और सतपुड़ा श्रेणी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी श्रेणी जिसे राजपीपला कहते हैं, मध्य श्रेणी जिसे महादेव श्रेणी कहते हैं, पूर्वी श्रेणी जिसे मैकाल श्रेणी भी कहते हैं। तो ये हमने ओवरऑल इस एक चार्ट के फॉर्म में जान लिया मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब हम इसे डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार आता है। तो मध्य भारत का पठार की स्थिति तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आई हुई है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 सेकेंड से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है मध्य भारत का पठार। और इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% यानी कि 10.7% मध्य भारत का पठार है। इस पठार का निर्माण विंध्य सेल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। यानी कि मध्य भारत का पठार विंध्य सेलों के अपरदन से और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इसमें संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? नीमच है, श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है और शिवपुरी है। एक बार मैप से देख लेते हैं हम इसे। जैसे कि यहाँ पे है, कौन कौन से जिले हैं? नीमच है, श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है और ग्वालियर है और शिवपुरी है। तो याद रखना है कि नीमच में भी मध्य भारत का पठार आता है। ऐसा नहीं है कि मध्य भारत का पठार सिर्फ ऊपर के एरिया में है, इधर पश्चिमी भाग पर भी नीमच ये मध्य भारत के पठार में शामिल है। आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं इनकी जलवायु के बारे में। तो यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। क्योंकि ये वाला जो एरिया है मध्य भारत का पठार राजस्थान से लगा हुआ है और राजस्थान पर कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि विषम जलवायु पाई जाती है। और रेगिस्तान में क्या होता है कि जब रात में अत्यधिक ठंड लगती है और दिन में अत्यधिक गर्मी लगती है, तो यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। क्योंकि ये उत्तरी मतलब राजस्थान से लगा हुआ है और राजस्थान में भी कम वर्षा होती है हमेशा, क्योंकि रेगिस्तान है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी मतलब राजस्थान जैसा हाल ही है कुछ, यानी कि कम वर्षा होती है। वन की बात करें तो यहाँ पर शुष्क और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि खेर हो गया, बबूल हो गया, पलास हो गया, यानी कि कटीले पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब होता है कि जो अपने एक निश्चित समय पर पत्ते गिरा देते हैं, उसे पर्णपाती वन कहते हैं। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है और नदियों के आसपास की मृदा बहुत उपजाऊ होती है और वहाँ की मृदा जलोढ़ मृदा होती है। फसल की बात करें तो सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं पाए जाते हैं। कौन कौन सी फसल होती है? सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं होती है। नदियाँ की बात करें तो चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप नदी है। और नदियों के किनारे बसा हुआ ये मध्य भारत का पठार है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
विशेष बात यह है कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है और यह सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि चंबल नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। और मध्य भारत के पठार, या इसे ग्वालियर चंबल का पठार भी कहा जाता है, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। कितनी है उसकी लंबाई? 430 मीटर है या फिर 1411 फीट है। तो आपको याद रखना है कि 430 मीटर है और टोंगरा चोटी है मध्य भारत के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार भारत के पूर्व में रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि मध्य भारत के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये आप मैप के जरिए देख सकते हो बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका निर्माण, बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किससे हुआ है? नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है बुंदेलखंड पठार का निर्माण। इसका एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है? 7.7% बुंदेलखंड का पठार है और 10.7% मध्य भारत का पठार है। प्रमुख जिले की बात करें तो दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। तो जैसे कि सागर यहाँ पे पड़ जाएगा, उसके बाद दतिया पड़ जाएगा, अशोकनगर इधर ही पड़ेगा, उसके बाद टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। तो ये इससे लगे हुए प्रमुख जिले हैं बुंदेलखंड पठार से रिलेटेड। इसकी जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म जलवायु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, यानी कि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और वन की बात करें तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं, यानी कि तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम यहाँ पर पाए जाते हैं। और मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूँ, ज्वार व तिल पाए जाते हैं यहाँ पर। और प्रमुख नदियों की बात करें तो बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी नदी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी? बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी आदि नदी पाई जाती है। खनिज की बात करें तो हीरा, जो कि पन्ना में पाया जाता है, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जिन्हें टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोर कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य, यानी कि झांसी जो कि यूपी में है और सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके जब समतल मैदान पर यानी कि प्लेन मैदान पाए जाते हैं और इन मैदानों के बीच में छोटी छोटी पहाड़ी पाई जाती है, यानी कि एकदम जगह प्लेन है लेकिन छोटी छोटी पहाड़ी पाई जाती है जिन्हें टोर कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है और इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है, यानी कि कितना है? 28% है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका। इसका निर्माण डक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। ये याद रखना है कि एक दो बार पूछा गया है कि मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो डक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित जिले की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार और झाबुआ। धार और झाबुआ यहाँ के प्रमुख जिले हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जैसे कि बबूल, पलाश और तेंदुपत्ता। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करें तो सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली प्रमुख है। जैसे कि काली मिट्टी में सोयाबीन होते हैं, कपास होते हैं, तो सोयाबीन और कपास तो काली मिट्टी में होती है और इसके अतिरिक्त गेहूं, ज्वार और मूंगफली भी यहाँ पर पाई जाती है।
नदियाँ की बात करें तो चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके बाद विशेष की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। मैंने बताया ना, वैसे ही यानी कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है ये। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। मालवा पठार का ढाल अपवाह उत्तर दिशा में होता है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। वह अन्य चोटी जाना पाव है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। धजारी, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है, और यह तीनों इंदौर जिले में स्थित है। और चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ये याद रखना है, एक दो बार पूछा गया था कि किसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, तो फायान ने कहा था। और ये भी याद रखना है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पठार है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हो कि रीवा पन्ना का पठार स्थित है। और विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब जो विस्तार है वो तो नहीं पूछा गया आज तक कभी, इसलिए आप याद भी मत रखो इस क्षेत्रफल की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.36% है, यानी कि 10.36% रीवा पन्ना का पठार है। निर्माण किससे हुआ है? विंध्य सेल समूह के अपरदन से हुआ। किससे हुआ? विंध्य सेल समूह के अपरदन से रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है। संबंधित जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह है। कौन कौन से हैं? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में अधिक ठंड होता है, यानी कि गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंड। वन की बात करें तो यहाँ पर बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और नदियों की बात करें तो टोंस, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि नदी यहाँ पर पाई जाती है। फसल की बात करें तो गेहूँ, चावल और तिल यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी फसल है? गेहूँ, चावल और तिल हुए। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, गेरू व हीरा यहाँ पर पाया जाता है। चूना पत्थर, हीरा और गेहूँ यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि रीवा पन्ना का पठार है और पन्ना यहाँ पर जिला आता है, तो हीरा तो यहाँ पर पाया जाएगा और चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। विशेष की बात करें तो इसे विंध्यान, कगारी या स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी है, जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर, जो कि दमोह जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? जबेरा गुंबद कहाँ पर है? दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो ये देख सकते हो आप, नर्मदा घाटी ये स्थित है मैप में देख सकते हो, ये नर्मदा घाटी है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 26% है। और इसका निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। और इसमें संबंधित जिले की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन है, यानी कि जहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है वही जिले यहाँ पर शामिल है। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। यानी कि पूर्व से यदि हम नर्मदा घाटी में पूर्व से यदि पश्चिम की ओर जाएं तो पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा होगा और पश्चिमी क्षेत्र गर्म होगा। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र क्यों गर्म होगा? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, राजस्थान और गुजरात स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात का इफेक्ट पड़ेगा और राजस्थान और गुजरात में क्या गर्मी अधिक पाई जाती है। तो पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो पश्चिम से यदि पूर्व से जाएंगे तो यहाँ पर ठंडी बढ़ती जाएगी और पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ दर से गर्मी बढ़ती जाएगी। वर्षा की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है और इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। उसी तरह वर्षा की भी है, जैसे कि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं
यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो वर्षा घटती है। नदियाँ की बात करें तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। सागौन, साल और तेंदुपत्ता और बांस यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। मिट्टी की बात करें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करें तो कपास व मूंगफली पश्चिम क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में गेहूं और पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि पाई जाती है। विशेष की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक उपज भी होती है गेहूं की, और उसके बाद यहाँ से सर्वाधिक आर्थिक मजबूती प्राप्त होती है नर्मदा घाटी से, और यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है। आइए अब हम जानते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी जिसे राजपीपला कहते हैं, मध्य श्रेणी महादेव श्रेणी और पूर्वी श्रेणी मैकाल श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी का विस्तार गुजरात व महाराष्ट्र में है, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में पश्चिमी श्रेणी का विस्तार है। उसके बाद मध्य श्रेणी का मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूर्वी श्रेणी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार देखा जाता है। स्थिति की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, यानी कि नर्मदा घाटी के समानांतर में स्थित है। विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कुल क्षेत्रफल का 11% भाग है सतपुड़ा श्रेणी। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, यानी कि ठंडी अधिक पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है यहाँ पर। निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ ढाड़वार क्रम की चट्टानों से भी हुआ है। प्रमुख जिले की बात करें तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी यहाँ के प्रमुख जिले शामिल है। पश्चिम भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी कि मैंने जैसे बताया ना कि पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है यहाँ पर। तो 75 सेंटीमीटर पश्चिम भाग में होती है और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ की बात करें तो ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी यानी कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर अधिकतर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा जैसे कि बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और बालाघाट के कुछ एरियो में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और यह लगभग 7% क्षेत्रफल पर है। और इसका निर्माण आद्य महाकल्प के सेल समूह से हुआ है। किससे हुआ है? आद्य महाकल्प के सेल समूह से हुआ है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल यहाँ के संबंधित जिले हैं। नाम है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार यानी कि बघेलखंड जहाँ पाई जाती है बघेलखंड, जैसे कि सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड, यानी कि गर्मी भी अधिक और ठंडी भी अधिक यहाँ पर पाई जाएगी। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 125 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी होती है? 125 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नदियाँ की बात करें तो सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि पाई जाती है। और मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। आइए अब हम एक टेबल फॉर्म में मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार 28% क्षेत्रफल पर है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और प्रमुख फसल सोयाबीन है। नदियाँ की बात करें तो चंबल, माही, छिप्रा और पार्वती नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। विशेष की बात करें तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। मध्य भारत का पठार 10.68% एरिया है इसका। जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। प्रमुख फसल सरसों है। चंबल, सीप और सिंध नदी प्रवाहित होती है। इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है।
बुंदेलखंड का पठार 7.7% क्षेत्रफल पर मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और गेहूँ और तिल यहाँ की प्रमुख फसल है। केन, बेतवा, जामनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ है और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। रीवा पन्ना का पठार 10.36% एरिया पर है, जहाँ पर मिश्रित मृदा पाई जाती है। गेहूं, चावल यहाँ की प्रमुख फसल है और केन और टोन्स प्रमुख नदियाँ हैं। जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। नर्मदा घाटी 26% एरिया पर है ये। जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूँ, दलहन और गन्ना। नर्मदा और तवा यहाँ की प्रमुख नदियाँ है। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है यह। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी टोटल 11% क्षेत्रफल पर है। लेटेराइट, छिछली, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख फसल मक्का है। दूधी, देनवा और शक्कर यहाँ की प्रमुख नदियाँ है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी में। बघेलखंड पठार 7% एरिया पर है ये। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख फसल चावल है। सोन और बीहड़ यहाँ की नदियाँ है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। आइए अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रीजियो से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा, जिसमें डेडले स्टैम्प और RL सिंह का विशेष योगदान है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियाँ या अरावली श्रेणियाँ इस प्रदेश की सीमा बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार सरगुजा छत्तीसगढ़, सोन तथा महानदी का जल विभाजक है। रीवा पन्ना का पठार का दूसरा नाम क्या है? विंध्य का पठारी प्रदेश है। चीनी यात्री फाहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति बीहड़ निर्माण किया, यानी चंबल नदी बीहड़ प्रभावित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में काम करती है। पन्ना के हीरे की खानें बीजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी? बीजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है पन्ना की हीरे की खान। गुडविल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम, बिहार तक फैली हुई है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा पन्ना सतना में, हिनोता पन्ना में और कोटारिया सतना में हीरे की खान है। कौन कौन सी? मझगवा हैं जो कि पन्ना और सतना में, हिनोता पन्ना में है, कोटारिया सतना जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जिन्हें टोर कहा जाता है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, जैसे कि बघेलखंड का पठार, यहाँ पर चावल होता है। मालवा का पठार सोयाबीन और गेहूँ होता है। सतपुड़ा का पठार में मक्का होता है। मध्य भारत पठार में सरसों होती है। बुंदेलखंड में गेहूँ और तिल होती है। नर्मदा घाटी में गेहूँ, गन्ना और दाल होती है। ये पहले मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया। ये पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। जैसे कि मालवा का पठारी प्रदेश, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार, चंबल का उपांध्र प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल प्रदेश और बघेलखंड प्रदेश। अब नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन, तो ग्वालियर एग्रो प्रदेश, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी एवं दतिया आते हैं। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, जिसमें इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ और देवास आते हैं। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड प्रदेश, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा शामिल है। भोपाल कैपिटल प्रदेश, जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़ और शाजापुर है। जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, जिसमें जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और मंडला शामिल है। नर्मदा घाटी प्रदेश, जिसमें नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन शामिल है। छिंदवाड़ा रिसोर प्रदेश, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये रही मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से रिलेटेड जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं रखते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं आपको PDF के लिए बताऊंगा कि कहाँ से आपको PDF मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।